नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जहांगीर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके। दहशत के चलते घरों से बाहर निकले लोग। फिलहाल नुकसान और जनहानि की सूचना नहीं। सीएम धामी ने सीएम आर्मी की समीक्षा। गतिमान कार्यों और विकासपरक योजनाओं को लेकर अधिकारियों से की चर्चा। कहा, विधायकों द्वारा रखी जा रही समस्याओं का तुरंत करें निदान। देहरादून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर नहीं थम रही सियासत। कांग्रेस के बाद भाजपा ने किया पलटवार। कहा, वाजपेयी ने दिया उत्तराखंड राज्य, विपक्ष को नहीं होनी चाहिए आपत्ति। फरार खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश जारी। उत्तराखंड में धरपकड़ के लिए उधम सिंह नगर की पुलिस हाई अलर्ट। बॉर्डर क्षेत्र में चेकिंग अभियान किया तेज। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम ने खाया पलटा। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। किसानों की फसलों को भी इसमें बेमौसम बरसात से हुआ काफी नुकसान। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि देर रात की बात की जाए तो भूकंप के झटके महसूस किए गए। तेज तीव्रता का भूकंप यहां पर आया है। घरों से बाहर लोग निकले लागू। वहीं बता दें आपको कि काफी दहशत का माहौल देखने को मिला। लगभग 1 मिनट तक देखने को भूकंप का असर मिला। पुलिस विभाग वायरलेस सेट डेल्टा कंट्रोल से भी सूचना प्राप्त हुई। देहात क्षेत्र में भूकंप से कोई नुकसान और जनहानि की सूचना नहीं है। पुलिस विभाग वायरलेस सेट डेल्टा कंट्रोल से भी सूचना प्राप्त हुई। उत्तराखंड में एक बार फिर महसूस हुए भूकंप के झटके। तेज तीव्रता का भूकंप ही आया है। लगभग 1 मिनट का भूकंप माना जा सकता है। उत्तराखंड में तेज तीव्रता का भूकंप, फिर महसूस हुए भूकंप के झटके। देहात क्षेत्र में भूकंप से कोई नुकसान नहीं। उत्तराखंड में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके। तेज तीव्रता का आया भूकंप। उत्तराखंड में महसूस हुए भूकंप के झटके। देहात क्षेत्र में भूकंप से कोई नुकसान और जनहानि की सूचना नहीं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुड़की से संवाददाता अरशद हुसैन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरशद, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड में देर रात की अगर बात की जाए तो भूकंप के झटके महसूस किए गए। काफी ज्यादा तीव्रता भूकंप की बताई जा रही है, जहां लगभग 1 मिनट तक यहाँ पर बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्या कुछ किसी जनहानि की कोई यहाँ पर खबर सामने आ रही हो? देखिए, अगर हरिद्वार जिले की या रुड़की क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर किसी तरह की जनहानि का कोई अभी तक कहीं से कोई खबर नहीं आई है। हालांकि अगर बात की जाए तो देर रात ये झटके आए थे 10:40 के आसपास। ये बड़े भूकंप के झटके थे और लोग एकदम दहशत में आ गए थे। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर भी निकले थे
और एक दूसरे के लेकर चर्चा भी की थी। वहीं लोग कयास भी लगा रहे थे कि आगे भी और भी भूकंप आ सकते हैं, पर कहीं ना कहीं लोगों को एक तरह से राहत मिली है, क्योंकि उसके बाद कोई झटका महसूस नहीं किया गया। हालांकि दोनों ये झटके दो अलग अलग मात्र जगह पे थे। एक कुछ फासले पर थे, एक झटका कुछ देर पहले था, एक झटका कुछ सेकंड बाद लगा। तो कहीं ना कहीं ये झटका लगभग 1 मिनट तक रहा, आधा मिनट के अंतराल पर। तो कहीं ना कहीं लोगों में दहशत जरूर देखने को मिली थी, पर अब सब कुछ माहौल शांत है और कहीं से किसी तरह की जनहानि का कोई खबर नहीं आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए अरशद। उत्तराखंड की धामी सरकार के 1 साल का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर आपको बता दें कि सरकार के स्तर में से तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ देने का काम भी किया जाएगा। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि ब्लॉक और जिला स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जा सके। 23 तारीख को कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम हम लोग देहरादून में आयोजित कर रहे हैं और जो जनपद मुख्यालय हैं वहाँ पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा जो विधानसभा हैं और जो ब्लॉक स्तर वहाँ पर भी बहुउद्देशीय शिविर और जो चिकित्सा शिविर हैं जिसमें निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाएगी, दवाओं का वितरण किया जाएगा, वो फिर ब्लॉक और विधानसभाओं में भी होंगे। तो पूरे सप्ताह ये कार्यक्रम जनसेवा के रूप में मनाया जाएगा और 23 तारीख को इसकी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में टिहरी लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं के गतिमान कार्यों और विकासपरक योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित दिए हैं। विधायकों द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं रखी जा रही है उनका अधिकारी शीघ्रता से समाधान करें। अधिकारी ये भी सुनिश्चित करें कि सामान्य प्रक्रिया के तहत चलने वाले कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में क्षेत्रों की छोटी समस्याएं न आए, इनका निदान जिला अधिकारी जनपद स्तर पर यथाशीघ्र करे। विधायकों द्वारा अपनी विधानसभा क्षेत्रों के जो कार्य प्राथमिकता पर रखे गए हैं उनमें अनावश्यक विलंब न हो। जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने के प्रस्ताव को लेकर उत्तराखंड में सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि भाजपा को आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से क्या आपत्ति है। भाजपा लगातार सनातन धर्म पर राजनीति करती है। देवभूमि के आराध्य शंकराचार्य की पीठ जोशीमठ में है, आखिर उनके नाम से भाजपा को नाराजगी क्यों? कांग्रेस के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड राज्य दिया है। अब कांग्रेस को अटल जी के नाम पर आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। आखिर आज इस राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कांग्रेस को मिली है तो तभी मिली जब राज्य बना है, और इस राज्य की निर्माण में अटल जी के योगदान को उत्तराखंड की जनता कभी भूल नहीं सकती है और एक सकारात्मक निर्णय है। अभी ठीक है कि आज वो जिसको उठा रहे हैं तो उनके समय उनके कालखंड में समय था जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं, तो उस नाम पर भी करते तो आपत्ति हमको कोई नहीं थी। आज उनको आपत्ति उठाने का कोई औचित्य बनता नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की ओर से जनपद स्तरीय आशा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्तियों और आशा फैसिलिटेटर्स ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को कैश अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र में योगदान को सराहा गया। सम्मेलन का शुभारंभ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश के हर जिले में आशा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री रावत ने कहा कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन करवाने जा रहे हैं। स्वास्थ्य सम्मेलन को लेकर धन सिंह रावत का कहना है कि प्रत्येक गांव में लोगों का चेकअप फ्री हो, साथ ही दवाइयां भी फ्री में मिले और कैंप लगाए जाएं, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए गांव से दूर ना जाना पड़े। एक आशा सम्मेलन कर रहे हैं और इस आशा सम्मेलन के पीछे एक ही हेतु है कि हम अपने राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है वो 1 डिजिट पे लाना चाहते हैं। टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाना चाह रहे हैं। संस्थागत डिलीवरी जो है 100% कराना चाहते हैं। ये 3 टारगेट हमने आशा दीदी को दे रखे हैं
और मुझे लगता है कि ये देश का पहला राज्य हो जाएगा 2025 तक जो ये तीनों जो है हम पूरे मानकों को पूरा कर। पंचायतों में उत्तराखंड की नारी शक्ति का दबदबा, महिला प्रतिनिधित्व में देश में सबसे ऊपर है राज्य। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट से खुलासा हुआ। राज्य में कुल चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों में महिलाओं की संख्या 56% है। 13 जनपदों की 7,791 ग्राम पंचायत में 62,796 पदों पर 35,177 महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। पंचायतों में उत्तराखंड की नारी शक्ति का दबदबा, महिला प्रतिनिधित्व में देश में सबसे ऊपर है राज्य। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। राज्य में कुल चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों में महिलाओं की संख्या 56%। प्रदेश के संस्कृति, धर्मस्व, पर्यटन, सिंचाई, लोक निर्माण, पंचायती राज और ग्रामीण निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने मंगलवार को संस्कृति विभाग द्वारा घंटाघर के समीप स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा कॉम्प्लेक्स में उत्तरा समकालीन आर्ट गैलरी का औचक निरीक्षण कर वहां पर्याप्त स्टाफ न होने के साथ साथ वॉल पेंटिंग और कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों की सफाई न होने पर आक्रोश जाहिर किया। संस्कृति मंत्री ने औचक निरीक्षण के दौरान महानिदेशक संस्कृति रणवीर सिंह चौहान को निर्देशित करते हुए कहा कि उत्तराखंड के कलाकार और समकालीन चित्रकला को विशेष पहचान दिलाने के लिए इस आर्ट गैलरी का निर्माण किया गया, इसलिए यहां पर स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था करने के साथ साथ कलाकारों द्वारा बनाई गई वॉल पेंटिंग और चित्रों की नियमित साफ सफाई होनी चाहिए। उन्होंने आर्ट गैलरी में रखी केदारनाथ हेली सेवा के मॉडल और ढोल के मॉडलों आदि पर नमी के चलते जंग लगने को गंभीरता से लेते हुए इसकी रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए। खबरें भी लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। संबंधों की अर्ध शताब्दी पूरी होने के उपलक्ष्य में उभय राष्ट्रों के संबंधों को मैत्रीपूर्ण प्रगाढ़ता प्रदान करने हेतु संपन्न हुई जोगेश संघ की सफल धम्म यात्रा की मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। दोनों देशों की खुशहाली की प्रार्थना जब भिक्खु संघ करता है या हमारे संत करते हैं तो वह निश्चित ही फलीभूत होती है। आपने इस यात्रा की शुरुआत सारनाथ से करके बौद्ध गया, विदकोट पर्वत, राजगीर, नालंदा, वैशाली, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु के दर्शन करते हुए श्रावस्ती में संपन्न की। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। चुगहायो भारत और दक्षिण कोरिया की स्वतंत्रता दिवस की तिथियां एक है, यानी 15 अगस्त। वर्तमान में भारतवासी अपनी आजादी के अमृत महोत्सव
के उपरांत अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किए हैं। भारत और दक्षिण कोरिया दोनों देश G20 समूह के सदस्य हैं। अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को G20 समूह की अध्यक्षता कर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को प्रशासनिक इकाई बनाने को लेकर लंबे अरसे से मांग उठ रही है। तो वहीं कर्णप्रयाग से भाजपा विधायक अनिल नौटियाल ने गैरसैंण को जिला बनाने की मांग की। भाजपा विधायक अनिल नौटियाल ने कहा है कि इस बाबत उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बात की है। उधर इस मुद्दे को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी ने गैरसैंण को लेकर कमिश्नर की बात की थी, आखिर कहां गया गैरसैंण कमिश्नरी का लॉलीपॉप। साथ ही कहा कि बीजेपी ने 6 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर 6 ईंटें लगाने का भी काम नहीं किया, तो ऐसे में भला भाजपा गैरसैंण को जनपद कैसे बनाएगी। देखिए, वहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी की जो मांग जनता की रही है उसको हमारी सरकार ने पूरा किया और कुछ समय से वहाँ पर गैरसैंण को जिला बनाया जाए, इसकी मांग भी काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ी है। तो निश्चित रूप से आवश्यकता भी है गैरसैंण को जिला बनाए जाने की। तो ये मांग हमने सरकार के सामने रखी है, जनता ने भी रखी है, वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं ने भी रखी है। तो निश्चित रूप से हम विश्वास कर सकते हैं कि आने वाले समय में जब भी जिलों की घोषणा होगी तो उसमें गैरसैंण भी एक नाम होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इनकी कमिश्नरी कहाँ की? इन्होंने तो कहा था कि हम गैरसैंण को कमिश्नरी बनाएंगे। कहाँ है वो कमिश्नरी? मुख्यमंत्री जी उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर राजधानी आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी में, तो ग्रीष्मकाल में कौन अधिकारी वहाँ बैठ रहा है? आज की तारीख में आप गैरसैंण चले जाइए, विधान भवन में ताले पड़े हुए हैं, कोई अधिकारी वहाँ नहीं है, खुद मुख्यमंत्री वहाँ नहीं बैठते हैं। ग्रीष्मकाल का मतलब तो होता है कि मार्च से लेकर सितंबर तक आप वहाँ पर राजधानी चलाएंगे, वहाँ से कामकाज करेंगे, जनता को एक नया संदेश देंगे। 3 दिन का आपने 6 दिन का बजट सत्र 3 दिन में समेटकर आप ग्रीष्मकालीन राजधानी की तीसरी करना चाहते हैं। उत्तराखंड के संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत संस्कृत शिक्षकों ने राज्य सरकार से मानदेय में वृद्धि करने की मांग की। 10 दिन में मांग पूरी न होने पर उन्होंने निदेशालय पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। हरिद्वार प्रेस क्लब में उत्तराखंड संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय प्रबंधकीय शिक्षा समिति से जुड़े शिक्षकों ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि साल 2017 में तत्कालीन सरकार ने उत्तराखंड के संस्कृत शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि का शासनादेश जारी किया था। शासन स्तर और निदेशालय स्तर पर हुई गलती के कारण 126 संस्कृत शिक्षक मानदेय में बढ़ोतरी से वंचित रह गए थे। तब से लेकर वो आज तक संघर्ष करते आ रहे हैं। सीएम धामी के आश्वासन के बावजूद भी उनके मानदेय में वृद्धि नहीं हो पा रही। यदि 10 दिन में उनके मानदेय में वृद्धि नहीं हो गई तो वो संस्कृत निदेशालय पर धरने पर बैठ जाएंगे। हमारा ये है, अब हमें मजबूरी में 10 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है, अपने डायरेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और 10 दिन तक हमें कोई इसमें उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम निदेशालय में 2 तारीख से धरने पे बैठ जाएंगे। हम उस शासनादेश में ये चाहते हैं कि जो हम छूट गए हैं हमको भी उसी शासनादेश के अनुसार मानदेय में शामिल किया जाए, जिसके लिए हमने अभी जब लास्ट वर्ष चुनाव 2021 में हुए थे तो माननीय मुख्यमंत्री को हमने अपना प्रस्ताव भेजा था शासन के माध्यम से। तो हमारा प्रस्ताव गया था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का और हमारे उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे अरविंद पांडे जी, उनका भी अनुमोदन हुआ है कि आप इनको विचलन के माध्यम से मानदेय में शामिल करें। लेकिन उस आदेश पर अभी तक निदेशालय स्तर से और सचिवालय स्तर से किसी भी प्रकार का कोई कार्य। खबरें लगातार जारी है, जल्दी लौटेंगे ब्रेक के बाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि ये सदी भारत की है और इस भारत की सदी में
21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में धामी सरकार के फैसलों ने एक नई मिसाल कायम की है, जिनसे आज उत्तराखंड संवर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की दिशा में बढ़ाए मजबूत कदम। युवाओं के हितों को समर्पित सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं पर किया कड़ा प्रहार। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून बनाकर देश में बना पहला प्रदेश। नकल का कानून लेकर और जो माफिया गिरोह संगठित होकर इस काम को करते हैं, उनको उम्र कैद तक की सजा का हमने प्रावधान किया है। जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए बनाया सख्त कानून। महिला सशक्तिकरण को मिल रहा बढ़ावा। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए राज्य स्तरीय संस्थानों की सुविधा, जिससे मिलेगा स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन। गरीबों के लिए साल में 3 गैस सिलेंडर किए मुफ्त। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंदिर क्षेत्रों के विकास के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन को दी मंजूरी। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना, देश का अग्रणी राज्य बनाना। उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश बनाने के लिए मजबूत पर्यटन पॉलिसी लाई सरकार। जनता की समस्याओं को सुनने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगा रहे चौपाल। अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के दे रहे आदेश। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण। सौर ऊर्जा, कृषि, उद्यान, पशुपालन और अन्य सेक्टर्स में हो रहा तेजी से विकास। धामी सरकार का 1 साल बन रहा नई मिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तराखंड देहरादून की से है, जहां अब जल्द ही दून की सड़कों में दौड़ रहे ऑटो विक्रम अब आपको नहीं दिखाई देंगे। दरअसल परिवहन विभाग ने पिछले 10 सालों से डीजल से चलने वाले ऑटो विक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया। बता दें कि राजधानी देहरादून की सड़कों में 2500 ऑटो चल रही हैं, तो 800 विक्रम भी राजधानी की सड़कों में दौड़ रही हैं। वहीं देहरादून के आरटीओ सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी के तहत 1998 में कहा था कि देहरादून में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके तहत इन ऑटो और विक्रमों पर परिवहन विभाग जल्द सड़कों से हटाने जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि ऑटो और विक्रम संचालकों के साथ बैठक भी की थी, जिसमें उन्होंने भी परिवहन विभाग का पूरा सहयोग करने की बात कही थी। साथ ही इन विक्रम और ऑटो संचालकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी परिवहन विभाग करेगा। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने हमें मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से 1998 में भी इस संबंध में चेता दिया था कि देहरादून में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे वाहन जो सबसे ज़्यादा इसके लिए दोषी हैं, जैसे कि 2500 ऑटो जो डीजल से चलते हैं या 800 विक्रम जो डीजल से चलते हैं, सबसे पहले इनको फेज आउट किया जाए और इन लोगों को भी ऐसी सुविधा दी जाए ताकि ये किसी दूसरे वाहन में अपने को चेंज कर सकें। और इन लोगों के द्वारा बहुत एंथुसियास्टिकली हमें सपोर्ट किया गया है। फरार खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए देश के कोने कोने में धरपकड़ की जा रही है, जहां फरार खालिस्तान समर्थक अमृतपाल का उत्तराखंड आने का भी शक जताया जा रहा है, जिसको लेकर उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा शक है, जिसको लेकर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में हाई अलर्ट जारी किया। अलर्ट के बाद जिले भर की पुलिस ने बॉर्डर क्षेत्र में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया और इसके साथ 5 थानों में पीएससी तैनात की जा चुकी है। साथ में कुंडा थाने में अमृतपाल के समर्थन में पोस्ट करने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस लाइन में 2 कंपनी से अधिक पीएससी को रिजर्व में रखा गया है। सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में अराजक तत्वों पर नजर बनाने और चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश जारी किए। क्राइसिस को लेकर हमारा पूरे जनपद में हाई अलर्ट है। इसके लिए हमारे जनपद के सभी थानों में हाई अलर्ट साउंड कर लिया गया है और जनपद के सभी बॉर्डर्स, जिसमें हमारा अंतर जनपदीय और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी 1-2 पड़ते हैं, उन जगहों पे हमने बहुत हाई फोर्स डिप्लॉय करके हमने चेकिंग अभियान शुरू किया है। इसके अलावा जनपद के 5 थाने, जिसमें काशीपुर, कुंडा, गदरपुर, बाजपुर, नानकमत्ता, इसको मैंने सर्वाधिक प्राथमिकता पर लेकर हमने एक्स्ट्रा पीएससी डिप्लॉय किया है। इसके अलावा पुलिस पीएससी बल 2 कंपनी से भी अधिक पीएससी बल जो है हमारा पुलिस लाइन में रिजर्व में है। सभी सीओस, एसएचओस, चौकी इंचार्ज जो है अपने अपने क्षेत्रों पर
अग्रेसिव रूप से एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। सीमांत घाटी का एक ऐसा सुदूरवर्ती गांव जिस गांव का नाम तोलमा गांव है। बता दें कि तोलमा गांव में अधिकांश भूटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। तोलमा गांव के स्थानीय लोग गांव में सड़क न होने के चलते करीबन 3 महीने गुरमा ग्यार नामक गांव में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तोलमा गांव तक जाने के लिए न सड़क जैसी सुविधा है और न ही तोलमा गांव के स्थानीय ग्रामीणों के लिए उनके 3 महीने तक रहने वाला गांव गुरमा ग्यार गांव तक जाने के लिए पुल जैसी सुविधा उपलब्ध कर दी गई है, जिसके चलते तोलमा गांव के स्थानीय ग्रामीण गुरमा ग्यार जाने के लिए जान हथेली पर रखकर लकड़ी का पुल बनाकर आवाजाही करते रहते हैं। वहीं अब तोलमा गांव के सारे स्थानीय ग्रामीण गुरमा ग्यार को छोड़कर अपने गांव तोलमा में लौट चुके हैं। अगले साल यहाँ पे पत्थर फिर से 3 महीने के लिए ग्वाड़ नामक स्थान पे आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा बर्फबारी होता है, जिस कारण हमें यहाँ आना होता है। इसका दूसरा रीज़न ये है कि ऊपर तोलमा गांव में सड़क की व्यवस्था नहीं है और इसलिए हम इस गांव में 3 महीने के लिए चले आते हैं। अगर तोलमा में सड़क की परमानेंट व्यवस्था हो तो हम वहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी एक गांव में सड़क की सुविधा नहीं है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जैसा कि इस गांव में पुल की व्यवस्था नहीं है। मेरा शासन और प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द तोलमा का जो मोटर मार्ग है विगत 17-18 सालों से पेंडिंग पड़ा है उसको पूरा कर दें। आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल वार्षिक निरीक्षण करने पुलिस लाइन हरिद्वार पहुंचे। आदेश कक्ष पहुंचे आईजी गढ़वाल का सर्वप्रथम एसएसपी एच सिंह ने स्वागत किया। तत्पश्चात सेरेमोनियल गार्ड ने शानदार शस्त्र ड्रिल का नमूना पेश करते हुए सलामी दी। इसके बाद आईजी गढ़वाल ने शस्त्रागार में रखे शस्त्रों की जांच उपरांत साफ सफाई और मेंटेनेंस पर संतोष व्यक्त करने के पश्चात स्टोर में रखे माल का निरीक्षण किया। स्टोर कार्यालय के निरीक्षण के दौरान आईजी गढ़वाल द्वारा एंटी राइड उपकरणों, बुलेट प्रूफ जैकेट सहित अन्य विभिन्न साजो सामान का निरीक्षण कर एंटी राइड उपकरणों की लचर साफ सफाई पर आपत्ति दर्ज करते हुए इसमें सुधार के लिए संबंधित को निर्देश दिए। पुलिस लाइन के निरीक्षण के उपरांत आईजी रेंज जनपद पुलिस कार्यालय पहुंचे, जहां सर्वप्रथम परिसर स्थित मां गंगा वाटिका का भ्रमण किया। ऑफिस का रखरखाव इत्यादि बहुत अच्छा पाया मैंने, चाहे पुलिस लाइन में हो या ऑफिस में है। लेकिन पत्रावली में सुधार की आवश्यकता है। जैसे हेड क्लर्क ऑफिस में अभी भी पत्रावली का जो रखरखाव है वो प्रॉपर ढंग से नहीं है। क्रॉस एग्जामिन करने में कई सारी कमियां हैं, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। जैसे एक करेक्ट रोल पे एक जीपीएफ का मैंने देखा था उदाहरण के लिए, एक आरक्षी के, तो जीपीएफ में पत्रावली में कुछ और है उसके फाइल रजिस्टर पर। ऑफिस का रखरखाव इत्यादि बहुत अच्छा पाया मैंने, चाहे पुलिस लाइन में हो। मंगलवार देर रात पुलिस चौकी ढालवाला से सूचना प्राप्त हुई कि कैलाश गेट पीडब्ल्यूडी तिराहे के पास एक टैंक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक वाहन के अंदर फंसा हुआ है। सूचना पर हेड कांस्टेबल धर्मान सिंह के हमरा एसडीआरएफ टीम ढालवाल ने मैं रेस्क्यू उपकरणों की घटनास्थल के लिए तुरंत रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंचकर टीम द्वारा देखा गया कि ड्राइवर वाहन के अंदर बुरी तरह से फंसा हुआ है और वाहन से तेल टपक रहा है, जिससे कि आग लगने की संभावना बनी हुई थी। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कटर के माध्यम से सावधानी पूर्वक वाहन को काटकर ड्राइवर को सकुशल बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल हेतु भेजा गया। और इन सभी खबरों के साथ जन टीवी उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।